गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग करने वाले हैं जनवरी का करंट अफेयर्स का पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करें। आइए शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया है अभी प्रबुद्ध भारत मैगजीन का। ठीक है, तो 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था। ये एक मंथली जर्नल था, एक मैगजीन था जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने इसको शुरू किया था 1896 में। ठीक है, तो इसका 125वीं एनिवर्सरी थी और रामकृष्ण ऑर्डर का ये है। तो आप ध्यान में रखिए किसने शुरू किया था। 125वीं एनिवर्सरी थी। मैगजीन का नाम है प्रबुद्ध भारत। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये आ चुका है। तो इस साल की रैंकिंग हमारी और फॉल हुई है 2 रैंक, तो 86 पे हम आ गए हैं इंडिया की रैंकिंग विच इज़ पुअर। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये वो रैंकिंग देती है। मैंने आप लोग को जो ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर की वीडियो मैंने डाली थी कुछ दिनों पहले, तो उसमें मैंने ट्रिक से बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनके हेडक्वार्टर कैसे हम याद रख सकते हैं। तो जिसने भी ये वीडियो देखी आप प्लीज़ मुझे बताइए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो रैंकिंग होती है उसमें हमें 0 से लेके 100 तक के मार्क्स मिलते हैं। तो अगर कोई 100 किसी की रैंकिंग है तो वो बहुत ही क्लीन है कंट्री, और 0 है तो वो हाईली करप्ट है। तो अगर हम बात करेंगे सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है जिस पे करप्शन सबसे कम है, तो वो है न्यूजीलैंड और डेनमार्क, दोनों फर्स्ट रैंकिंग पे हैं। ठीक है, और इंडिया की रैंकिंग 86 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रैंक देता है। स्पेस एक्स की अब हम बात कर लेते हैं। स्पेस एक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, जो सैटेलाइट्स भेजते हैं, तो उसने अभी रिसेंटली 143 सैटेलाइट भेजी है। ठीक है, और नया एक इन्होंने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया गया है। सिंगल रॉकेट से 143 सैटेलाइट भेजी है। इसके पहले ये रिकॉर्ड जो था इसरो के नाम था, जिसने 104 सैटेलाइट एक ही बार में भेजी थी PSLV से। ठीक है, 2017 में। तो ये रिकॉर्ड जो है स्पेस एक्स ने तोड़ दिया है और उसने 143 स्मॉल सैटेलाइट भेजी है। और इसका नाम था, इस मिशन का नाम था ट्रांसपोर्टर 1। तो आप नाम मिशन का ध्यान में रखिए, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है, स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 1 जो मिशन था। कितनी सैटेलाइट भेजी है, 143 सैटेलाइट भेजी है। इसके पहले रिकॉर्ड इसरो के नाम था, जिसने 104 सैटेलाइट एक ही बार में भेजी थी PSLV से। ठीक है, स्पेस एक्स की हम बात कर लेते हैं। तो उसके फाउंडर और CEO एलन मस्क अभी बहुत ही चर्चा में इसलिए भी थे क्योंकि ये रिचेस्ट मैन बन गया वर्ल्ड के। ठीक है, रिचेस्ट मैन, तो इसलिए बहुत चर्चा में थे एलन मस्क। इन्होंने पेपैल का भी ये इन्होंने शुरू किया था, पेपैल। और स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो USA में कैलिफोर्निया में है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और एलन मस्क कहाँ के रहने वाले हैं, तो इस फ्रॉम साउथ अफ्रीका के। और स्पेस एक्स जो है जनरली अपने मिशंस नासा के साथ मिलकर करती है और USA बेस्ड कंपनी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने, आपको पता है कि अभी लिस्ट जारी की है। 119 लोगों को इन्होंने अवार्ड्स दिए हैं, पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, पद्मा अवार्ड 3 तरीके के होता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म भूषण। ठीक है, तो सारे नाम तो आपको नहीं ध्यान में रखने हैं, लेकिन आपको पद्म विभूषण जो है ये नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि किसको किसको मिला है। और ये पद्मा अवार्ड्स कौन देता है, तो ये राष्ट्रपति हमारे देते हैं, रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, पद्म विभूषण जो है वो टोटल 7 लोगों को मिला है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा ये नाम। पहला तो मिला शिंजो आबे जी को। आपको पता है कि ये जापान के प्रधानमंत्री थे, तो इनको ये अवार्ड मिला। इनसे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, तबीयत खराब होने की वजह से इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अभी जापान का कौन है PM। ठीक है, उसके बाद से SP बाला सुब्रमण्यम जी, इनकी भी डेथ हो गई। ये बहुत ही महान सिंगर थे, तो उनको मिला है। फिर बेल्ले मोनाप्पा हेगड़े कर्नाटका से हैं, इनको मिला है। फिर नरेंद्र सिंह को मिला है, इनकी भी डेथ हो चुकी है, USA के ये सिटीजन थे। फिर मौलाना वहीदुल खान, इनको मिला है। बीबी लाल दिल्ली और सुदर्शन साहू उड़ीसा। तो ये 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, तो आप उनके नाम ध्यान में रखिए। ठीक है, मैंने लिस्ट अटैच कर दी है पद्म भूषण जिसको मिला उनके भी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे ही एग्जाम में इतना पूछता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस साल जो 26 जनवरी जो हुआ था, तो उसमें इस साल कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आ पाए थे कोरोना की वजह से। पहले यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी आने वाले थे, तो लेकिन वो नहीं आ पाए। तो ऐसा बहुत सालों के बाद हुआ है कि कोई हमारे फॉरेन गेस्ट नहीं आए हैं। और इस 26 जनवरी की क्या खासियत थी, मैं आपको कुछ बता देती हूँ। एक खास बात थी कि लद्दाख का टैब्यूले जो झांकी निकलती है ना, हाँ, तो लद्दाख का जो टैब्यूले था वो पहली बार हमारे राजपथ पे आया था। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। और बेस्ट टैब्लो का अवार्ड किसको मिला था, तो यूपी का टैब्लो था बेस्ट टैब्लो। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। और इस साल हमारा कोई गेस्ट नहीं आया था। इन अवार्डीज का नाम आप देख लीजिएगा। चलिए, हिमाचल प्रदेश ने भी रिसेंटली अपना 50वां स्टेटहुड डे मनाया है। हिमाचल प्रदेश जो था 1971 में इंडिया के साथ आया था और स्टेट बना था। तो ये 50वां स्टेटहुड डे था हिमाचल प्रदेश का, नाम ध्यान में रखिए आप। 1971 में जुड़ा था। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। गुजरात गवर्नमेंट ने अभी एक MOU साइन किया है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अडानी पोर्ट एंड SEZ लिमिटेड के साथ। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, गुजरात में कंट्री का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। ठीक है, सनानंद जो जगह है वहाँ पे, ठीक है, सानंद जगह पे अहमदाबाद में, और इसकी लागत है 50,000 करोड़ रुपए। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है, देखिए, जो हमारे पोर्ट होते हैं ना, जो गुजरात में हमारा पोर्ट है, सी जो है, ठीक है, तो सी के बगल में आपने जो भी हमारा कहीं से कोई माल आता है, ठीक है, इंपोर्ट हम लोग करते हैं या फिर हम यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले यहाँ आता है, तो यहाँ फिर कंटेनर्स होते हैं, लॉजिस्टिक होता है, ठीक है, तो वहाँ लगता है, फिर यहाँ से हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से, फिर हमारी जैसे इंडिया में आ गया, गुजरात पे आया, फिर हम दूसरी दूसरी सिटीज़ में भेजते हैं। तो लॉजिस्टिक जो हमारा डिपार्टमेंट है ना, तो ये सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनने वाला है। इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा इस पार्क से, इस पार्क से ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो हमारा रिड्यूस होगा। क्योंकि अभी हमारी कंट्री में जैसे कोई फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, कोई भी चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, हमने उसको इम्पोर्ट किया USA से, 100 रुपये उसकी प्राइस थी। उसके बाद हमें मानो मूवमेंट करने में एक गुड्स पे लगते हैं कुछ 13 रुपये 14 रुपये। तो एक 14 रुपये जो कॉस्ट है ना, ये अब बहुत ज़्यादा है इंडिया में। और अगर हम इसी कंपैरिजन बात करें चाइना में, तो चाइना में वही कॉस्ट 4 या 5 रुपये होती है। तो इससे क्या होता है, लॉजिस्टिक में उनके पैसे कम लगते हैं, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारे यहाँ उस लेवल के नहीं हैं। तो इस तरीके से जब होगा तो हमारे पास मूवमेंट बहुत इजीली होगी, फास्ट होगी, तो उससे जो हमारा कॉस्ट है कम होगा, तो लोगों को भी सस्ता पड़ेगा, और जो हमारे व्यापारी लोग हैं उनको फ़ायदा होगा कि उनका माल जल्दी जल्दी मूव करेगा, प्रोडक्शन में हेल्प मिलेगी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ये बनने वाला है, ठीक है। और इसको हम लोग, आपको पता है कि एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो हमारा बन रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उससे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रेन से इसको, देखिए ये है दिल्ली, ठीक है, ये है मुंबई, ये आता है गुजरात बीच में। तो क्या होगा कि यहाँ से कोई माल मानी हमें भेजना है, सिंगापुर भेजना है किसी दिल्ली के व्यापारी को, उसने डाल दिया इस कॉरिडोर में, गुजरात पहुँचा, वहाँ से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में पहुँचा, वहाँ से इजीली शिप हो गया। फिर वहाँ से अगर बाहर चीज़ें आती हैं तो ऐसे ही हमारा मूवमेंट गुड्स का ईजी होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और ये पोर्ट भी इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। नीति आयोग ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ये हमारे यहाँ 2019 में ये लॉन्च हुआ था, तो ये इसका सेकेंड एडिशन है। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा स्टेट कितना इनोवेटिव है। तो ये जो रैंकिंग है इसमें क्या क्या हम देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, कितने जो वर्कर्स हैं वो नॉलेजेबल हैं, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, सेफ्टी और लीगल सेफ्टी कितनी है, और लीगली चीज़ें कितने तरीके से बैलेंस्ड हैं, ठीक है। तो हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हम देखते हैं कौन सा स्टेट आगे है, कौन सा पीछे है। इसकी हम बात करें तो पहले इन्होंने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। एक तो मेजर स्टेट की कैटेगरी हो गई, जिसमें बड़े बड़े स्टेट हैं। एक है नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स को एक में डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज और सिटी स्टेट्स को एक में डाल दिया है। तो मेजर स्टेट में बात करें तो सबसे इनोवेशन में आ गया कर्नाटका, आपको पता है बेंगलोर को बहुत ही बड़ा सिलिकॉन वैली है अब इंडिया की। और सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे तमिलनाडु,
ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा किया है परफॉर्म हिमाचल प्रदेश में, और यूटी में सबसे अच्छा दिल्ली ने किया है। लेकिन अगर आप स्कोर देखेंगे ना, तो स्कोर के हिसाब से दिल्ली का सबसे अच्छा स्कोर होगा। मानिए क्वेश्चन में ये आपसे पूछता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप में कौन सा स्टेट था, और ऑप्शन में दिल्ली है तो आप दिल्ली मार्क करेंगे, कर्नाटका मार्क नहीं करेंगे, तो दिल्ली का स्कोर देखिए ज़्यादा है। बट अगर उसने साफ साफ लिखा है कि मेजर स्टेट्स में बताइए, या यूनियन टेरिटरीज में बताइए, या नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में बताइए, तो आप उस अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। तो आप ये लिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है एक चिनाब रिवर जम्मू कश्मीर में एक 850 मेगावाट का रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए कि किस रिवर बन रहा है, चिनाब रिवर बन रहा है, 850 मेगावाट इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एक रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अब चलिए इसकी कुछ खास बातें हम देख लेते हैं क्या है। लोकेशन कहाँ पे है, चिनाब रिवर पे है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट पूछ लें, या फिर स्टेट पूछेगा, या यूटी पूछेगा तो जम्मू एंड कश्मीर। 850 वाट की होगी, और ये 2013 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। और पाकिस्तान ने काफ़ी बार इस पे आपत्ति जताई है कि इनका जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको ये हार्म करेगा। तो आप ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट रहता है इस हिसाब से भी। और इसकी लागत, इसको कितना असाइन किया गया अमाउंट, तो 5282 करोड़ इसका हुआ है, और 60 महीने में ये बन के तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट। 850 मेगावाट रैटल प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन चिनाब रिवर। नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मेघालय के जो सीएम है उन्होंने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज, ठीक है, जिसको वारे ब्रिज भी कहते हैं। और ये कहाँ इनॉग्रेट किया है, मेघालय में। रोड आर्क ब्रिज क्या होता है, आर्क क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको पता है इस शेप में होती है, आर्क कहते हैं उसको, ठीक है। तो इस टाइप में ये ब्रिज है, ऐसे ये गाड़ी जा रही है, और उसके ऊपर ये जो है इस टाइप में है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज है, मेघालय में इनॉग्रेट हुआ है, मेघालय के सीना में कोंडाक सांगमा, और इसकी लागत है 49.395 करोड़, और ये भी इनॉग्रेट हो चुका है, चालू है, ठीक है। नाम ध्यान में रखिएगा, वावरे ब्रिज। इंडिया का पहला ग्रे वुल्फ सेंचुरी कर्नाटका में बन गया। कर्नाटका में कहाँ बना है, तो ये कोप्पल में बना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए सीएम कौन है कर्नाटका में, मैंने 100 बार बताया होगा कम से कम, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के जवाब आप देते रहिएगा, तो आपको भी इंटरैक्टिव रहेगा सेशन। चलिए, यूपी गवर्नमेंट ने एक 3300 मीटर का एयर स्ट्राइप अभी बनाना शुरू किया है, और ये कहाँ पे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बनाना शुरू किया। एयर स्ट्राइप क्या होता है, देखिए जो सड़क होती है ना, सड़कों के बीच में इन्होंने एक ऐसा रनवे बना दिया है जिससे कभी भी इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है फाइटर प्लेन्स की, या फिर टेक ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एयर स्ट्राइप्स कहते हैं। और ये पहला स्टेट है इंडिया का जिसके पास 2 एयर स्ट्राइप बन गए एक्सप्रेसवे पे, 2 हैं, ठीक है। तो आप नाम ध्यान में रखिएगा, यूपी में पहली बार 2 एयर स्ट्राइप्स बने एक्सप्रेसवे पे। एयर स्ट्राइप्स क्या होते हैं, इस तरीके से इनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि इमरजेंसी लैंडिंग हो सके और टेक ऑफ भी हो सके फाइटर प्लेन्स का, ठीक है। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बन रहा है पूरे बार के पास। चलिए, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है इस महीने की, एक बार देख लेते हैं। 1 जनवरी को था ग्लोबल फैमिली डे, न्यू ईयर्स डे। 4 जनवरी का था वर्ल्ड ब्रेल डे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। 6 जनवरी को है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं टिक कर देती हूँ, ठीक है। और वर्ल्ड हिंदी डे भी है, प्रवासी भारतीय दिवस और वर्ल्ड हिंदी डे। 10 जनवरी को राइजिंग डे ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। 7 से 11 जनवरी से 17 जनवरी को नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। फिर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे होता है ये। 13 जनवरी को लोहड़ी थी। 14 जनवरी को आर्म फोर्स वेटरन डे, ठीक है। और मकर संक्रांति, पोंगल, ये सब था, पता ही है आपको। 15 जनवरी को था आर्मी डे। 18 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, पोलियो डे, ठीक है। 19 जनवरी को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डे, NDRF रेजिंग डे था। इसका इवेंट भी हुआ था दिल्ली में। 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती थी।
24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन था, 25 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था और नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, दोनों था, ध्यान रखिएगा। फिर 26 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे, रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल कस्टम्स डे, तीनों था। 27 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ कोमैमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकास्ट, ये जो हुआ था आपको पता है हिटलर ने कितने यहूदियों को मार दिया था, तो उनके मेमोरी में ये दिन मनाया जाता है 27 जनवरी, ठीक है, उसी को हॉलोकास्ट कहते हैं। फिर 30 जनवरी को शहीद दिवस या मार्टिर्स डे, ठीक है, और 31 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रेसी डे, कुष्ठ रोग, ठीक है, वर्ल्ड लेप्रेसी डे के नाम में मनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट डेज है, हर महीने के हम डे करते रहते हैं ताकि पूछे तो आपको पता रहे। और आज का आखिरी टॉपिक कि इंडिया में अप्रूव हो गया है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसके पहले ये चाइना में है, ठीक है, सबसे बड़ा, और ये बनना शुरू होगा ओमकारेश्वर डैम पे, नर्मदा रिवर पे, ठीक है, और शुरू हो जाएगा 2022 तक ये प्रोजेक्ट। तो अनाउंस हो गया है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट क्या है कि जो नर्मदा रिवर है ना, उस पर ये सोलर पैनल्स लगा देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि लैंड एक्विजिशन नहीं करना पड़ेगा, जो हमें क्योंकि सोलर पैनल्स लगाने के लिए बड़ी बड़ी लैंड चाहिए, उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पानी में इजीली फ्लोट करेगा। उसके बाद से क्या होगा, वाटर कई बार इवेपोरेट हो जाता है तो वो भी बचेगा। और ये इस तरीके से प्लेट्स बनाई जाएंगी ना, ताकि माने कोई फ्लड आ गया, कोई भी आपदा आ जाती है, तो उससे इन प्लेट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोजेक्ट है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि इंडिया में होगा। इसके पहले ऐसा एक, जो अभी प्रेजेंट में हम बात करें कि सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ है, तो वो है चाइना में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करी है जिसमें जो भी नई वैकेंसी आती है आई ट्राई टू कवर दैट। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जाइए, जॉब वैकेंसी करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियोस होंगी, उसमें ज़रूर देखिए। अगर आप फिट आते हैं उन क्राइटेरिया में, उन फॉर्म्स को भरिए, तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।